तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनाने और डॉक्टर अशोक तंवर जी को भारी मतों से जिताने की अपील करने गांव ढींगसरा लोगों के बीच पहुंचे चेयरमैन वेद फुल्ला जी, जिनका ढींगसरा ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। जहां भारी संख्या में पहुंची मातृशक्ति व गांव के गणमान्य लोगों को पीएम मोदी जी के जनता व देश हित में विकास कार्यों से वेद फुल्ला जी ने अवगत करवाया व वोटों की अपील की और कहा कि डॉक्टर अशोक तंवर जी को भारी मतों से जिताकर फिर से एक बार कमल का फूल खिलाना है और मोदी सरकार को लाना है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली माता है, बोली बोल भारत माता की, मनसागर महाराज की। आज प्रवेश कंबोज जी के घर पे इस कार्यक्रम में हम सब लोग 25 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होना है, इसकी वोटों की अपील करने के लिए मेरे साथ अशोक तंवर जी की जो धर्मपत्नी अवंतिका जी, उनको भी आना है, तो आ रही है रास्ते में। तो आज के इस कार्यक्रम में जिनके निवासी सुभाष जी, पार्टी के जिला के हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष राकेश कंबोज जी, शक्ति केंद्र के हमारे एक प्रमुख रणवीर जी गहलोत, पूर्व सरपंच जसवंत सिंह जी, इंदर सिंह जी बाघेला, विक्रम गेदर जी, प्रभु जी, बलराज डूडी जी, प्रदीप जी, गिलाखेड़ा से, बट्टू से हमारी टीम, सब साथी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। मेरा तो आपके बीच में ये कहना है कि अब जब कोई भी चुनाव आता है, चाहे सरपंची का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, ब्लॉक समिति का हो, मेंबरी का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो अपना एक स्वभाव रहता है, भाई छोड़ दे, ये छोड़ दे, सारे छोड़ दे, बाद में इकट्ठे मिलेंगे। अपना एक स्वभाव रहता है कि इस चुनाव में हम सब लोग अपना नफा नुकसान और अपने स्वभाव के नाते जाति और किसने मेरा काम किया, किसने मेरा काम नहीं किया, इसका गणा नफा करके और उसके बाद बातचीत करते हैं। और जब 2014 से पहले लोकसभा का चुनाव आता था, चाहे वो 2009 की बात करें, 2005 की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो ऊपर वाले वोट को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। ऊपर वाले वोट को कहते थे कि ऊपर वाला वोट है, कोई भी आदमी आगे कह देते कि घेर देंगे, ऊपर वाले वोट की बात कोई नहीं है। हम लोग सीरियस हुआ करते, तो विधानसभा का जो वोट होता था या सरपंची का वोट होता है, उसमें हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं, एक एक वोट की पहचान करते हैं कि ये मेरे को पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ने वाले वोट पर जाकर के हम लोग उसके किसी रिश्तेदार का या भाई बंद का प्रेशर डलवा के हमारे को कैसे मिले, ये तैयारी करते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं करते। लेकिन 2014 के बाद में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल से वो सरकार चला रहे, उस सरकार में विकास कार्यों के साथ साथ जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, 2014 से पहले हम सोचते थे कि वो पार्टियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमें लगता था कि इतनी बड़ी पार्टियां हो सकती है, इतना बड़ा परिवार इनका हो गया कि ये परिवार हमेशा राज करेगा, लेकिन वो परिवार सारे के सारे आज हाशिए पे चले गए हैं, खत्म होने के कगार पर है। मैं उदाहरण के रूप में आपके बीच में चर्चा करूं तो आप भी इस बात को अच्छे से याद करें कि 2014 से पहले अगर आपके बीच में मैं आकर के ये बात करता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो आपके हरियाणा प्रदेश से ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है, राजनीतिक क्षेत्र से बिल्कुल हाशिए पर चले जाएगा, उनकी टिकट लेना भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो आप कहते वीर भाई क्यों झूठ बोलने लग रहा, तो तेरे वोट मांग ले, ये नहीं हो सकता। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में आप देखो, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार की 2 पार्टियां हैं, एक INLD है, एक जजपा है। दोनों पार्टियों के आप पूरे हरियाणा प्रदेश में देखो, 10 की 10 लोकसभाओं के ऊपर चर्चा करें तो उनके कैंडिडेटों का शायद आप सामने लोग बैठे नाम भी ना जानते होंगे। जजपा का कौन आदमी फतेहबाद सिरसा लोकसभा से खड़ा है, किसी को नाम का पता है जी? पता है जी को नाम क्या है? नहीं पता ना सुभाष जी। और इनेलो का कौन है? नहीं पता है।
मैं यही बात इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जिन्होंने राज करके प्रदेश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, उनको हाशिए पे ले जा दिया। लेकिन अब की बार का जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर ये जितनी राजनीतिक पार्टियां जो मोदी जी के 10 साल के शासन काल में बिल्कुल हाशिए पर चली गई, वो आज पूरे देश में इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ रही है। और इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं जातिवाद का, कहीं भतीजावाद का, कहीं कोई परिवार का नाम लेकर के वो जो ऐसा जहर घोलने की कोशिश कर रही है कि पिछले 10 साल से जो मोदी जी ने काम किया, उस काम से लोगों का ध्यान जो है वो भटक करके वो आ रहे हैं, ना जी आपका जो प्रत्याशी है ये तो देखो जी किसी ने आया नहीं, हमारा प्रत्याशी है वो ऐसा है। कोई किसानी का नाम लेकर के दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो काला झंडा लेकर के कहीं खड़े हो जाते हैं और बाद में पता करते हैं ये कौन है, पता लगता है वो कांग्रेस का, इंडियनों का या कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो ऐसा विरोध करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मातृशक्ति बैठी है। मैं तो आपके बीच में जो बात करना चाहता हूँ कि 2014 से पहले अपने देश के जो हालात थे और आज जो हालात है उसमें दिन रात का फर्क है। अगर आपको याद होगा कि इस देश में हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो 1986 में ताऊ देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई थी। सबको याद है ना जी। अब आज भी चर्चा करते हैं कि बुढ़ापा पेंशन किसने बढ़ाई? ताऊ देवीलाल जी ने बढ़ाई। ताऊ देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए बढ़ाई थी। उसके बाद में हरियाणा प्रदेश में बंसीलाल जी का राज आ लिया, भजनलाल जी का राज आ लिया, ओम प्रकाश चौटाला जी का राज आ लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज आ लिया। यानी 1986 में बनी थी और 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। 28 साल में हमने 5 बार वोट डाल लिए, 5 मुख्यमंत्री हमने देख लिए, लेकिन वो बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए से 750 रुपए तक थी 2014 से पहले। लेकिन मनोहर लाल जी की हरियाणा में आपने सरकार बनाई और देश में मोदी जी की आपने सरकार बनाई। आज बुढ़ापा पेंशन कितनी है? 3000 रुपए। यानी कि उनकी सरकारों में 5 मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के 100 रुपए वाली बुढ़ापा पेंशन 750 रुपए तक की बढ़ाई। अरे कहते मोदी जी ने वो बुढ़ापा पेंशन पिछले 10 साल में 2400 रुपए, 2250 रुपए बढ़ा दी। ये छोटी बात है क्या? अगर कोई आपके बीच में आगे बात करे तो आप पूछो भी पिछले 10 साल लगातार अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज था, तो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? यानी आज आपको जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है उसमें 2250 रुपए किसने बढ़ाने का काम किया है? तो वो मोदी जी ने और मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी ने किया। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात आप चर्चा करें कि किसी ने रमेश जी ने प्रोग्राम कराया घर पे 2014 से पहले कोई भी राजनीतिक आदमी किसी भी नेता का प्रोग्राम कराता था तो उसके पीछे मकसद क्या होता था? उसके पीछे मकसद ये होता था कि जब ये आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, यही आदमी विधायक या एमपी बन जाएगा तो ये मेरे बेटे को नौकरी लगवाएगा। 2014 से पहले ये हालात थे हरियाणा प्रदेश के। और जिसकी सरकार बन जाती थी और जो नौकरी लगते थे, नौकरी वो लोग लगते थे जो विधायक के रिश्तेदार होते थे या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार होते थे या जिनके पास पैसा होता था, वो लोग नौकरी लगते थे। आज मातृशक्ति खूब बड़ी संख्या में बैठी है। मैं तो आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम सारा दिन काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, अपनी मजदूरी दिहाड़ी भी करते हैं। अपना मकसद क्या होता है? अपना मकसद यही होता है कि भाई आप जितनी भी कमाई करें वो बच्चों की पढ़ाई पर लगा दें और बच्चा आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी लग जाए, हमारे मन में सबके रहती है। लेकिन 2014 से पहले ये नौकरी मिलती थी सिर्फ पैसे वालों को, अर्थ पावर वालों को। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद में इस देश के अंदर 10 साल हो गए। इन 10 सालों के अंदर आम आदमी का बच्चा जो पढ़ लिख करके पेपर देता है उसको कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती, सीधा नौकरी लगता है। ये मोदी जी ने किया है। ये छोटी